नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्लास 10th के लेसन 2 में, आज जियोग्राफी के लेसन 2 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम चर्चाएं करेंगे सोशल स्टडी क्लास 10th के जियोग्राफी लेसन 2 के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, जंगल क्या हमारे लिए, जो जंगल है वो एक संसाधन है। अब प्रश्न ये उठता है कि संसाधन कैसे हैं? जंगल, सबसे पहली चीज, प्राथमिक चीजों की बात करते हैं, जो प्राइमरी एलिमेंट हैं, कि जो ट्रीज होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है। कैसे बैलेंस करते हैं? जो ट्रीज होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आप ये जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट जो होंगे, कि कार्बन जो है वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, रिलीज नहीं करता है। वो अपने अंदर उसे अवशोषित कर लेता है, छोड़ता नहीं है। इसीलिए एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। जब आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पर समझेंगे कि कार्बन, मीथेन, ये जो गैसें हैं ये मेन गैसें हैं बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें उस पर चर्चा नहीं करना है। हम फॉरेस्ट को रिसोर्स कैसे कहेंगे? तो टेम्परेचर बैलेंस में योगदान है। जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए, आर्द्रता बनाए रखने के लिए भी जंगल आवश्यक है। जंगलों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे हनी है, शहद है, टिम्बर्स, लकड़ियां हैं। जंगल जो है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, यानी जंगल में अलग अलग प्रकार के जंगली जीव पाए जाते हैं। तो जंगल कई प्रकार से, जो फॉरेस्ट हैं वो कई प्रकार से ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए इस पे हम चर्चाएं करते हैं कि वी शेयर दिस प्लेनेट विथ मिलियन ऑफ अदर्स लिविंग बीइंग, स्टार्टिंग फ्रॉम microorganisms and bacteria, lynches to banyan trees, elephant and blue whale। कह रहा है कि इस पृथ्वी पर, या यह पृथ्वी लाखों अरबों साल से, इस पे जीव जंतु हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर हम शुरुआत करें छोटे जीवों से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, या बड़े जीवों से जिसमें बनियान ट्री से लेकर एलिफेंट, ब्लू व्हेल तक आती है, वो सभी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। द एंटायर हैबिटेंट्स दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है कि जो पूरे हैबिटेंट यानी पूरे आवास हैं, जो पूरा प्रवास है पृथ्वी पर, वह एक बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का निर्माण करता है। जैव विविधता क्या होती है? जैसे पृथ्वी पर छोटे से, यानी छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक अलग अलग वैरायटियां पाई जाती हैं। जैसे थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट पाया जाता है, अफ्रीका में बिग एलिफेंट, ब्लैक बिग एलिफेंट पाया जाता है। तो यहीं पर एलिफेंट की अलग अलग वैरायटियां हो गई। जानवर एक ही है, एनिमल एक ही है, लेकिन वैरायटी अलग अलग हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण, कुछ लोग प्रश्न ये करेंगे कि सर कारण क्या है? कारण है क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, सॉयल, ये सभी उस पर इफेक्टिव होते हैं। जैसे अफ्रीका में पाए जाने वाले लोग काले होते हैं। अफ्रीका की आप बात ही छोड़ दीजिए, इंडिया में पाए जाने वाले साउथ इंडियन लोग ब्लैक होते हैं, नॉर्थ इंडियन लोग व्हाइट होते हैं। जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, जो स्किन का रंग है वो चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट होता है। वी ह्यूमन along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much depend on the system for its own existence। कह रहा है कि हम ह्यूमन भी, यानी हम मानव भी जो है, उस इकोसिस्टम के कॉम्प्लेक्स, यानी उस
इकोसिस्टम के जो कॉम्प्लेक्स वेव है, यानी एक जटिल जो जाल है, उसका एक हिस्सा है। और हम भी वी आर वेरी मच डिपेंडेंट, हम बहुत अधिक मात्रा में निर्भर रहते हैं इस इकोसिस्टम पर अपने जीवन के लिए या अपने जीवन यापन के लिए। अगर एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल द प्लैनेट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट्स क्वालिटी एंड एयर वी ब्रीथ। जो छोटे जीव जंतु हैं, प्लांट हैं, वो क्या करते हैं? रिक्रिएट करते हैं, यानी फिर से बनाते हैं एयर की क्वालिटी, यानी हवा की क्वालिटी बनाते हैं जिसे हम लेते हैं। हवा की क्वालिटी से क्या मतलब? जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, जो कुछ माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, वो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं और डीकम्पोज करके उसे फिर अलग अलग हिस्सों में बना देते हैं। जैसे हमारा शरीर, ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन है? एयर, वाटर, फायर, सॉइल और गैसेस। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो जब हमारा शरीर डीकम्पोज होता है तो ये 5 तत्वों में मिल जाता है। इसी को डीकम्पोजिशन कहते हैं। कोई जानवर, कोई जीव या पेड़ पौधा जब सूख जाता है तो वो डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होकर उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इससे जो एयर है, जो सॉइल है, उसकी प्योरिटी ये बनाए रखते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये एयर की क्वालिटी बनाते हैं जिसे हम लेते हैं। वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं। सॉइल दैट प्रोड्यूस, मिट्टी जो हमारे लिए उत्पादन करती है। ठीक, आवर फूड विदाउट वी कैन नॉट सर्वाइव, और हमारा भोजन, सॉइल मिट्टी जो है जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। Forests play a key role in the ecological system as these are the primary producer on which all the living being dependent। जो फॉरेस्ट है वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, यानी हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण अभिनय करता है। क्यों? क्योंकि वह प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिस पर सारे जीव जंतु निर्भर होते हैं। देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब जो प्लांट होते हैं उन पर दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी हो गए, किसे खाएंगे? प्लांट्स को। ह्यूमन है, किसे खाएंगे? प्लांट्स को। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्राइमरी एलिमेंट होते हैं, इन पर सभी लोग निर्भर रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जो होता है, वाइल्ड लाइफ cultivated species diverse form function closely integrated in a system through the multiple network of interdependencies। कह रहा है कि आत्मनिर्भरताएं जो हैं, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसे कहते हैं कि जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जो वाइल्ड लाइफ है, यानी जंगली जीव, ये स्पीसीज या उनकी अलग अलग वैरायटियां जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रहती हैं। इसको समझने के लिए आप यह जान लीजिए कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा के जिंदा रहती है, मेढक कीट पतंगों को खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो देखिए, यह इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी है, यानी एक दूसरे पर निर्भरता है कि ये जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे जो प्लांट्स हैं, यानी साधारण भाषा में समझ लीजिए तो खरगोश क्या खाएगा? घास खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? मांसाहारी जीव जो भी है वो खाएगा। जैसे कुत्ता है, लोमड़ी है, लियोपार्ड है, या जो भी मांसाहारी जीव है। बकरी है, घास खाएगी। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। ठीक है, तो ये सभी जीव जंतु एक दूसरे पर एक चेन के रूप में निर्भर रहते हैं, यानी ये चेन के रूप में उसके ऊपर निर्भर हैं। फ्लोरा एंड फाउना, इंडिया में फ्लोरा एंड फाउना की बात करते हैं। फ्लोरा की अगर बात की जाए तो यहां पर प्लांट स्पीसीज की बात होती है, और फाउना की बात की जाए तो एनिमल स्पीसीज की हम बात
करते हैं। इसको बहुत ही छोटे शब्दों में मैं बता रहा हूं कि जो फ्लोरा होता है उसमें अलग अलग प्लांट्स की वैरायटियां आती हैं, इंक्लूड फ्लावर। अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं उनकी वैरायटियों को हम फ्लोरा में शामिल करते हैं, और फाउना जो है वो अलग अलग जीव जंतुओं की वैरायटी होती है। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लोरा एंड फाउना का चैप्टर क्लास 9th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अब बात करते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट। द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर staggering. The forest and tree covered the country estimating at 79.42 million hectare, which is 24.16% of total geographical area. Dense forest, जिसमें dense forest 12.2%, open forest 9.14% and mangrove forest 0.14%. कह रहा है कि अगर हम डायमेंशन देखें डिफॉरेस्टेशन की इंडिया में, कह रहा है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं वो इंडिया के लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर लैंड को कवर करते हैं, जिसमें 24.16% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें 12.2% डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल हैं, जो 9.14% ओपन फॉरेस्ट यानी खुले जंगल हैं, और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 0.14% है। According to the State of Forest Report 2015, the dense forest cover increased by 3,775 square kilometers since 2013. स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो घने जंगल हैं उनमें 3,775 किलोमीटर एरिया का इंक्रीमेंट हुआ है 2013 की अपेक्षा। However, the appearance increase in the forest cover due to the conservation measures, management interventions and plantation etc. by different agencies. इसका यह मानना है कि यह जो एप्रोप्रिएट इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब यह जो एक सीमांत या एक जो है अल्प इंक्रीमेंट हुआ है, उसका कारण है कंजर्वेशन मेजर्स यानी संरक्षण के उपाय, मैनेजमेंट प्रणाली जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है, इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशंस उनका संरक्षण और उनका पौधारोपण या उनके रोपण के कारण अलग अलग एजेंसियों के यह एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरी एग्जिस्टेंट प्लांट एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। वी कैन क्लासिफाई द फॉलोइंग। कह रहा है कि आइए अब अलग अलग स्पीसीज और प्लांट्स और एनिमल के विषय में समझते हैं कि जो एनिमल हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज क्या है। स्पीसीज मतलब होता है जो वैरायटियां हैं, वैरायटी से मतलब जो उनके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग वो वर्ग में रखे गए हैं, उसके विषय में बात करते हैं। पहला है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज में क्या होता है? स्पीसीज विच पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर टू बी नॉर्मल, जिनकी जनसंख्या सामान्य बताई गई है फॉर देयर सर्वाइवल, सच इज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, जिसमें कैटल, साल, पाइन और रोडेंट नामक पेड़ पौधे आते हैं। उनकी वैरायटी जो सामान्य है, जो अधिकतर जगहों पर पाई जाती है, ये सामान्य कैटेगरी में प्लांट्स पाए जाते हैं, जो हर जगह आपको लगभग मिल जाएंगे सामान्यतया, नॉर्मल। दूसरा इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो खतरे के निशान पे हैं, यानी जिनकी समाप्ति होने वाली है। These are species which are danger for the existence in survival of such species in difficult if the negative factor that have lead to declines on their population continue to operate. The example such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion, tailed macaw, Shanghai
ब्रो-एंटर डियर इन मणिपुर। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो कुछ कारणों से, कुछ नेगेटिव फैक्टर के कारण, जिनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जैसे ब्लैक बक यानी जो काली जो बक है, जिसको हम कहते हैं शुतुरमुर्ग या मुर्गी जिसको हम कहते हैं, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस यानी भारतीय जंगली गधा है, रेनो है भारतीय, लायन है, ठीक है, लंबी पूंछ वाला मकाऊ है, ठीक, शंगई है, या ब्रो-एंटर-डियर्स यानी जिसको हम बारहसिंघा कहते हैं मणिपुर का, ये जो क्या है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब है कि वो इंडेंजर्ड तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव फैक्टर के कारण इन फ्यूचर वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे, यानी वो बहुत ही इंडेंजर्ड के कगार पे हैं, लगभग समाप्ति के कगार पे हैं, जिसमें फ्यूचर में वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे नेगेटिव फैक्टर के कारण, जिसमें ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगटिक एलिफेंट है, यानी गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन, एशिया में पाया जाने वाला हाथी, और ब्लू शिप्स यानी नीला भेड़ जो है, ये लगभग पूरी तरह समाप्ति के कगार पर हैं। रेयर्ड स्पीसीज यानी बहुत कम दिखाई देने वाले जो जानवर हैं, जैसे हिमालय की श्रेणियों में पाया जाने वाला ब्राउन बियर, जो ब्राउन कलर का भालू है, भूरा भालू, ठीक, जो जंगली बुफेलो है, डेजर्ट फॉक्स यानी रेगिस्तान में जो लोमड़ी पाई जाती है, ये जो स्पीसीज हैं, ये क्या है, ये लगभग बहुत कम दिखाई देने वाले स्पीसीज हैं, जो बहुत कम दिखाई देते हैं। एंडेमिक स्पीसीज जो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते थे, वो पूरी तरह जो समाप्त हो चुके हैं, जो अब नेचर से गायब हो चुके हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो अंडमान में पाया जाने वाला टील, निकोबार में पाए जाने वाली पेंगुइन, ठीक है, अंडमान में पाया जाने वाला जंगली पिग यानी शुअर, मैथुन, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मैथुन जो है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, ठीक है। एग्जिस्टिंग एनिमल में वो एनिमल जो पूरी तरह समाप्त हो गए, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये जो जानवर हैं ये विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ये कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये एंडेमिक में दिखाई भी एक आध दो देंगे, लेकिन इसमें पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, यानी पूरी तरह यह समाप्त हो चुके हैं, ये अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एशियाटिक चीता है, यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यह एक मैमल्स यानी स्तनधारी की श्रेणी में आता था, 112 कैट फैमिली से बिलोंग करता था, 112 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता था, और इस पे शेप लाइन यानी टाइगर्स की तरह शेप लाइन थी, ईच साइड सब नोच फ्रॉम कॉर्नर इट्स आइज ऑफ माउथ, उसके नाक के दोनों साइड्स, उसकी आंख के दोनों साइड्स। 20वीं सेंचुरी में यह पाया जाता था, और धीरे धीरे 1952 के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई, और आज स्थिति यह है कि इनकी संख्या में पूरी तरह कमी आ गई है। तो आपने देखा कि प्लांट जो एनिमल हैं उनमें कुछ अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, और वो कहाँ पर हैं, यानी उनकी जो करंट रोटेशन है वो कहाँ पे है, उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे कि जो कंजर्वेशन है, यानी इन जानवरों को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, यानी संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उनके संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न मन में हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।